कि 400-500 कमाने वाला आदमी भी जब इस महंगाई जैसे ज़माने में अपना इलाज नहीं करा पाता। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या हमारा सिस्टम फेल है या क्या है बेसिकली? और जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने मल्टी स्पेशलिटी सो कॉल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए उतनी फैसिलिटीज नहीं। कि आज भी आप 24 घंटे में से 17-18 घंटे काम करते हो, तो क्या कोई ज़बरदस्ती है? मतलब क्यों काम करते हो? हाँ, कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शायद डॉक्टर को शायद पैसे में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। सर, अगर आज आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते थे? तो आपको क्या लगता है कि होम्योपैथिक स्लो है या एक मिथ है बेसिकली? और डॉक्टरों ने बोला था कि अब इस लात को काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा बच्चा मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं उसको हैंडीकैप्ड रखूं। और केस जो है वो किस तरह का केस है? पोम्फोलिक्स एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, जिसका पूरी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट कंडीशन एक ही है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट कितनी मिल रही है। मेरे भाई के साथ ऐसा होते हुए देखा तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि कोई भी इस तरह का बोन इन्फेक्शन का केस मेरे हाथ से ना छूट जाए। प्रोग्राम देख रहा था अपने मोबाइल पे, तो उसमें आ रहा था एक तुकाराम मुंडे करके एक आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में। उन्होंने फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे काम करना शुरू किया महाराष्ट्र में। उन्होंने अभी मैं जो सुन रहा था, कह रहे थे कि अभी हमने जितना जो पनीर पकड़ा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 34% पनीर नकली है। इंडिया और उस वक्त फॉरेनर्स के जो हेल्थ केयर जो सिस्टम आपने देखे हैं, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? सर, जैसा मैंने बताया कि मेन जो हमारे यहाँ डिफरेंस है वो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है कि हमारा पॉपुलेशन का जो लेवल है वो पूरी दुनिया में कुछ अलग ही है। अलग सर है। तो आजकल आसाम में बाढ़ आई हुई है, अकेला ही बंदा ट्रक लेके निकला हुआ है कि मैं बांट दूंगा, जितना मेरे पास होगा उतना तो मैं करूं कम से कम। अब कुछ लोग उसको भी प्रचार समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये बंदा तो सोशल मीडिया में छाने के लिए ना, शायद ये इसलिए राशन बांट रहा है। भैया उतर के देखो ना, 4 फुट पानी में खुद भी उतरो ना, 2 फुट पानी में, 2 फुट कीचड़ में उतर के लोगों के घर में राशन दे के आओ ना। मुझे कहना नहीं चाहिए, बट बड़े बड़े एमपीज हैं, एमएलएज हैं, जिस टाइम पे वोट चाहिए उस टाइम तो गलियों में दिखाई देंगे। कोई तो एक ऐसा मोमेंट होता है, कई बार लगता है कि नहीं यार मैं गलत रास्ते पे आ रहा हूँ, और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हाँ यार यही तो ढूंढ रहा था मैं। उस दिन रियलाइज हुआ कि नहीं यार आप सही रास्ते पे हो। तो मैं चाहता हूँ एक बार मोमेंट वो शेयर करेंगे जिस दिन आपको रियलाइज हुआ। शायद भगवान का ये प्लान था। हर जगह पे गॉड प्लान जरूर मैटर करता है। कई बार आपके सामने ऐसे भी केसेस आए होंगे कि आपके सामने कोई पेशेंट तड़प रहा है और आप मजबूर, आप उसकी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। ट्रीटमेंट तो आप कर रहे हो लेकिन कुछ और ही मंजूर था ईश्वर को, और आपके सामने किसी कोई बंदा गुजर गया हो। ऐसे कोई केसेस देखे आपने? बहुत केसेस हैं। तो कैसे अपने आप को हैंडल करते हो इमोशनली, या मतलब अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हो उस वक्त? कोई ऐसे केस आया सर आपके पास? बहुत केसेस कि आपको पता है कि बंदा ठीक हो सकता है लेकिन भाई अपनी मानसिकता की वजह से बीमार है, कि जानबूझकर उल्टा सोच रहा है। मानसिकता को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवाइयां हैं। लोग कहते हैं कि सर ऑनेस्टी से ना पैसा नहीं बना पाता आदमी। आप कितने सहमत है इस बात से? किसी के पास डॉक्टर के पास आ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो आप एक ऐसे डॉक्टर बन के बैठे हो, सपोज आपको लग रहा है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप जिस क्लिनिक में बैठे हो वो आपको अलाउ नहीं कर रहे फ्री में ट्रीटमेंट देने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को जहां आपको फ्री ट्रीटमेंट देना अलाउड है आप वहां पे बुला सकते हैं, और नहीं कर सकते तो आपका, जैसा मैंने बताया, इंटेंशन होना चाहिए। अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे बुला के उसको दवाई दे सकते हैं। अगर आज सब आपसे छिन जाए, जीरो पे आ गए, कैसे अपनी लाइफ को दोबारा स्टेबल करोगे आप? हमारे साथ 3 बार ऐसा हो चुका है ऑलरेडी लाइफ में। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. हर सफल इंसान के जीवन में एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो किसी ने नहीं सुनी होती। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हर सफल आदमी के जीवन में एक कहानी होती है जो किसी ने ना सुनी, एक ऐसी जुबानी होती है। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, जो सपनों में देखा है ऐसा मुकाम पाना चाहता है, लेकिन कामयाबी का हर कोई समझ नहीं पाता है। कामयाबी वो नहीं है कि आपने हासिल क्या क्या किया है, बल्कि असल कामयाबी उसको कहते हैं कि उस चीज को पाने के लिए आपने क्या क्या किया है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधुड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शो इग्नाइट जर्नी शो के अंदर। जैसे कि आपने मेरी पहली टैगलाइन ही सुनी होगी कि सफलता का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आपने कामयाबी क्या क्या हासिल करी है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के बीच में, हमारे एक ऐसे मंच के बीच में हमारे एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिनकी कहानी को सुनने के बाद आज आपको लगेगा कि नहीं यार ये इंसान कितना काबिल इंसान है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि आप उनकी सिर्फ उपाधि को देख करके उनको कामयाब मत समझिएगा, लेकिन उस उपाधि के बावजूद भी
बिहाइंड द कर्टेन्स वो क्या क्या समाज के अंदर परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे और अपने हार्ड वर्किंग के बेसिस पे। दैट इज द रियल कामी विच आई रियली वांटेड टू हाईलाइट इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट बेसिकली। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी के बीच में बुलाना चाहता हूं अपने ऐसे गेस्ट को जिन्होंने समाज के अंदर ऐसा परिवर्तन लेकर के आए हैं और अपनी जानकारी से और अपने हार्ड वर्किंग से कई गरीब लोगों के लिए, कई आम जनता के लिए और न जाने कितने बड़े बड़े लोगों के लिए वो एक चमत्कार सितारा बन के सामने आए हैं और ना केवल भारत के अंदर और देश विदेश के अंदर अपनी इस नॉलेज का प्रचार भी कर रहे हैं। तो आपके और मेरे बीच में बहुत जल्दी स्वागत करता हूं अपने विकास सिंघल सर का। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे शो में आने के लिए। जी सर बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन, मैं चाहता हूं थोड़ा सा एक बार अपने बारे में सर बताइए। माय व्यूअर्स वांट टू नो कि कौन है डॉक्टर विकास सिंघल। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है और मैं चंडीगढ़ से हूँ बेसिकली। और मेरी बेसिक एजुकेशन की बात करें तो मैंने तकरीबन अपनी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन मेरी मुजफ्फरनगर से हुई है। थोड़ी बहुत एजुकेशन मैंने आगे मेरठ में ली है। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में अपनी प्रॉपर एजुकेशन की है और अभी पिछले तकरीबन 23 साल से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और देश विदेश में जैसा आपने बताया तकरीबन आज हम अपनी जो मेडिसिन्स हैं टेली मेडिसिन्स के माध्यम से हम अपनी जो मेडिसिन्स का एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा तकरीबन 60 से 70 देशों तक पहुंच गया है। अच्छा, जो टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिटेल में आपसे दोबारा से बात करेंगे जी। आप मेरे से नेक्स्ट कुछ जो जर्नी मेरी आप पूछ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप और पूछिए तो मैं डिटेल में बताता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई पिछली 23 साल पहले स्टार्ट हुई थी और 23 साल का जो कारनामा है बेसिकली बहुत आगे बढ़ चुका है। तो हम इसी की बेसिस पे हम आपसे बात करेंगे सर, आपकी ऐसी डॉक्टर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या कोई मजबूरी थी या कोई एक पैशन था कि नहीं भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर के अंदर भी कि मुझे होम्योपैथिक का ही डॉक्टर क्यों बनना है, प्लीज। बेसिकली जैसा आपने बात की ना तो बीएससी एक जैसे हमारे टाइम में मैं बात कर रहा हूँ 1996 की। अच्छा, 1993 में मैंने +2 कंप्लीट किया अपना और 96 में मैंने बीएससी कंप्लीट किया। ओके। और बीएससी कंप्लीट करने के दौरान एक मन में एक प्रबल इच्छा, बचपन से तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा मेरा कोई पैशन था कि मुझे कुछ बड़ा डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है। जैसे आजकल के बच्चों में मैं देखता हूँ बहुत शुरुआत से पेरेंटिंग ही उस तरह की हो गई है कि बच्चे को भी लगता है कि शायद मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे टाइम में उतनी गाइडेंस नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मन में एक चीज जरूर थी कि कुछ भगवान ने अगर जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए दिया है जी। तो मेरे ब्रदर का एक केस बोन इन्फेक्शन के रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगा। बोन इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम भी नहीं होगा कि क्या होता है बोन इन्फेक्शन, या मैं बात करूं इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑस्टियोमाइलाइटिस। अच्छा। ये मेरे बड़े भाई को था और ये उनको हुआ 1988 में। अच्छा। अब मेरा रुझान, जैसे आपने सवाल किया तो मैं रुझान आपको बताऊं कि कैसे आपके घर में अगर आपका सगा भाई, आपका सगा बड़ा भाई बीमार हो, बेड पर हो और 8 साल 7 साल बेड पर ही रहा हो, उस दौरान उसकी मल्टीपल सर्जरीज हुई और उसकी ये जो घुटने से नीचे की हमारी बोन होती है उसको टिबिया बोन बोलते हैं। अच्छा। वो टिबिया बोन और साथ में उसकी फिबुला बोन, 2 बोन होती हैं घुटने से नीचे की हड्डी जो बोलते हैं उसको, वो दोनों की दोनों हड्डियां उसकी गल गई थी। डॉक्टरों ने सर्जरी करने के बाद भी लास्ट ऑप्शन हमारे फादर को ये बताया कि उस जमाने में भी उतनी फैसिलिटी तो थी, ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत अच्छे अवेलेबल थे, लेकिन लेग में पस पड़ गया। अच्छा। सर्जरी के बाद लेग में पूरी तरह से पस पड़ गया और डॉक्टरों ने बोला कि इसको अबव नी एम्पुटेशन करना पड़ेगा, यानी थाई से वो पूरी एक तरीके से लेग आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। दिस वाज द ओनली ऑप्शन। और इसी दौरान 94-95 में किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क हुआ। हमारे पेरेंट्स क्योंकि बहुत थोड़ा अड़ियल मिजाज के थे और उस जमाने में तो होम्योपैथी का जो आज हमारा युग चल रहा है, डिजिटल एरा हम जिसको बोलते हैं, इसमें तो होम्योपैथी के बारे में लोगों को काफी हद तक पता भी है और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। मैं बात कर रहा हूँ 93, 94, 95 की। उस जमाने में किसी का कोई आपस में इस तरह का नहीं था कि होम्योपैथी का बहुत बोलबाला था या लोग ज्यादा जानते थे। लोग कहते थे क्या मीठी गोलियों से कहाँ ठीक होगा, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो आप कटवा लो, आप अपने बच्चे का लेग बाद में कोई इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो मेरे पिताजी थोड़ा सा अड़ियल किस्म के थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा मर जाए तो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि मैं उसको हैंडीकैप्ड रखूं सारी जिंदगी। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने हमारे से पर्सनली खुद कांटेक्ट किया। अच्छा। जैसा आस पड़ोस में होते हैं, तो उन्होंने खुद कांटेक्ट करके हमारे ब्रदर का ट्रीटमेंट शुरू किया और इस बात से
आप अंदाजा लगाइए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, जिस वजह से मेरे अंदर इतनी आज पैशन है होम्योपैथी को लेके। उन्होंने ये बात बोली कि आप इसके पैसे तब देना जब आपका बच्चा अपनी लेग पे चलने लगे। क्या बात है। जब अपने पैरों पे चलने लगेगा उस दिन आप इसकी फीस पे करना, और मैं डेली सवेरे दोपहर शाम 3 विजिट करूंगा। अच्छा। तो हमारे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रहते थे वो, और साइकिल पे अपना क्लिनिक में। और उस जमाने में उसकी जो डॉक्टर की एज थी, उनकी एज उस जमाने में 60 प्लस थी। अच्छा। यानी आप लगाइए कि एक 60 वर्ष का व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा है कि मैं आपके बच्चे की जो लेग है इसका इन्फेक्शन ठीक कर दूंगा। इसमें मैगट्स चल रहे थे उस टाइम पे, कीड़े चल रहे थे। अच्छा। और डॉक्टरों ने बोला था कि अब इस लात को काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उस डॉक्टर का कॉन्फिडेंस देखिए आप। और उन्होंने वो केस ठीक किया, और मैं बीएससी में कंप्लीट कर चुका था। उस कंप्लीट बीएससी के दौरान मेरे दिमाग में ये रेजोनेंस होता रहा कि ऐसा क्या है इन होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियों में कि एक डॉक्टर ने हड्डी का इन्फेक्शन तक ठीक कर दिया। वहां से कहीं आपकी जो बात है, वहां से जर्नी कहीं स्टार्ट होती है। और मेरा ब्रदर जो था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अच्छा। और बीकॉम, फिर एमकॉम, एलएलबी, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी कंप्लीट की हैं। एंड नाउ ही इज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, और बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं। और आज तक वो लेग जो है वो पूरी तरह से ठीक है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन बाकी नहीं रहा। और तब से लेके आज तक वो लेग कभी वीक नहीं महसूस हुई। तो यानी आज बात हो गई ये 30 वर्ष पुरानी। 30 वर्ष में उनको कोई भी तकलीफ उस लेग में नहीं है। दैट्स वाई मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और मैंने होम्योपैथी, एलोपैथी के ऊपर, हालांकि मेरे को एमबीबीएस में एडमिशन केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मिला था लखनऊ में, लेकिन मैंने उसको छोड़ करके मैंने होम्योपैथी को ऑप्ट किया। और लोग उस जमाने में मुझे बोलते थे कि आपने गलत किया, लोगों को एमबीबीएस मिलता नहीं है, बाद में आप पछताओगे। लेकिन आज का सिनेरियो खैर जैसे आपने बताया आज डिफरेंट है, और आज हम 50, 60, 70 देशों में वहां तक हमारी पहुंच बन पाई है केवल और केवल होम्योपैथी के माध्यम से। वो केसेस जिनको हम कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। आज मॉर्निंग की बात है, मैं केस फाइल देख रहा था अपनी, तो हमारे पास एक केस चल रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और वो लेडी का रिव्यू पढ़ रहा था मैं। हम आजकल क्या करते हैं, थोड़ा सा आप डिजिटल एरा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट से बोलते हैं आप 6 महीने से हमारी मेडिसिन ले रहे हो, ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है जिसका ऑस्ट्रेलिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए आप। और वो लेडी का जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो हमने उनसे डिजिटल एरा होने की वजह से हम क्या करते हैं, 6 महीने का ईमेल मंगवाते हैं। अच्छा। कि आपने 6 महीने हमारी मेडिसिन खाई, तो 6 महीने में क्या चेंजेस महसूस किए। तो उसने स्टेप बाय स्टेप एक एक हफ्ते का अपना एक नरेशन बना के दिया हुआ था हमारे को। और उस नरेशन को पढ़ने के बाद मुझे खुद को महसूस हुआ, आज उनकी मेडिसिन हमने नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा भेजी है, और तकरीबन उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है। और केस जो है वो किस तरह का केस है, पोम्फोलिक्स एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, जिसका पूरी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसके लिए उन्होंने 3 साल स्टीरॉयड खाए। और स्टीरॉयड खाने के बाद भी जब वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, कहीं से मतलब हमारे साथ कांटेक्ट हुआ, और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने हमारे से डिजिटली ही कांटेक्ट किया। आज तक उनका कोई पर्सनल विजिट ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुआ है, हमने केवल वीडियो कॉल के माध्यम से उनको अटेंड किया। और पेशेंट के रिव्यूज आप गूगल में जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं, पेशेंट ने क्लियरली लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड कुन्नूर परिणीता के नाम से उसका पूरा गूगल रिव्यू है। तो मैं आज ही मॉर्निंग में उनकी दवाई बना गया हूँ। तो ये हमारी जर्नी, और इस तरह के जब रिजल्ट्स, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम शुरुआती दिनों में हम पेशेंट्स को ढूंढते थे कि पेशेंट कैसे आएंगे। अच्छा। आज हमें अच्छा लगता है कि कोई दूर से हमें फोन करता है, डॉक्टर साहब टाइम मिल जाएगा। तो ये एक डॉक्टर की जो जर्नी में एक तरीके से 360 का जो टर्न आता है ना, ये लाइफ में बड़ा ही डिफरेंट तरीके से आता है, और बहुत सारा स्ट्रगल होता है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आपसे। जैसे कि आपने देखा कि सर ने कितनी खूबसूरत तरीके से बताया कि कैसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आई। उनके घर खुद के भाई के साथ भी ऐसी समस्या पैदा हुई थी, और जब कहते हैं ना ईश्वर को जब आपको कुछ देना होता है ना, तो समस्या सबसे पहले वो आप ही को देता है, क्योंकि किस्मत आपको तोड़ने का भरपूर प्रयास करेगी। हो सकता है सर की जर्नी भी ऐसी खतरनाक तरीके से स्टार्ट हुई थी, सर वहां पर टूट सकते थे अपने भाई की हालत को देखते हुए, लेकिन नहीं, ईश्वर का इशारा कुछ और ही था। उन्होंने इनके घर के अंदर ही ऐसी बीमारी का आगमन करवाया, और इन्हीं के अंदर फिर वो आग पैदा हुई कि नहीं भाई, जब वो डॉक्टर कर सकता है तो भाई मैं भी वैसे ही डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सफलता वो नहीं है कि आपने हासिल क्या किया है। आज हम सर को देखते हैं कि सर एक बहुत बड़े होम्योपैथिक के डॉक्टर है, नहीं, ये उनकी सफलता नहीं है, लेकिन इसके पीछे आज कितने सारे लोगों की वो लाइफ वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने इस नॉलेज की वजह से। दैट इज देयर बिगेस्ट सक्सेस। तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर जर्नी। सर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आज भी इंडिया के अंदर ना बहुत से ज्यादा बेसिकली गरीब लोगों की अगर मैं बात करूं, अमीर लोगों के पास तो पैसे की कमी नहीं है, कहीं भी इलाज करा सकता है। बट अगर मैं मेरे पॉडकास्ट को देखने वाला हो सकता है सर कोई गली मोहल्ले में, कोई कस्बे में बैठा वाला आदमी भी इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, उसको लगेगा कि यार
चलो सर ने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, ये है वो है ऐसा ऐसे, लेकिन हमारा क्या, हम तो 100 रुपए 400 रुपए दिन का कमाने वाले आदमी हैं। जी। तो सर ऐसे 400-500 दिन का कमाने वाला आदमी क्या तो खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा और क्या अपनी बीमारी में पैसा लगाएगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे सर ये है कि 400-500 कमाने वाला आदमी भी जब इस महंगाई जैसे जमाने में अपना इलाज नहीं करा पाता, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या हमारा सिस्टम फेल है या क्या? बेसिकली मैं समझना चाहता हूँ क्या है बेसिकली देखिए, समझने वाली दो चीजें हैं कि गवर्नमेंट को हर एक स्टेट में अलग अलग तरह से गवर्नमेंट का चलन है, और जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने मल्टी स्पेशलिटी सो कॉल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए उतनी फैसिलिटीज नहीं है जी। जैसे मैं रिसेंट अपना विजिट की बात करूं, मैं अभी एक यूके में विजिट हुआ मेरा, और लंदन में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है गोश, GOSH, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल। अच्छा, वहां पर एक गरीब आदमी जाए, पहली बात तो ये कि वो 5 स्टार से भी बढ़िया हॉस्पिटल है। ओके, हमारे यहाँ के फोर्टिस मैक्स उसके आगे फेल है। दुनिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, यानी बच्चों की किसी भी तरह की बीमारी के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है पूरी दुनिया में, तो गोश इज द बेस्ट हॉस्पिटल। कहाँ पे है सर ये लंदन में है। अच्छा, लंदन। ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट, ऑर्मोंड स्ट्रीट एक वहाँ के जैसे हमारे यहाँ अलग अलग कनॉट प्लेस और ये इस तरह का एरिया है, ऐसे पिकेडली स्ट्रीट, ऐसी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ऐसी ऑर्मोंड स्ट्रीट। ओके, तो ऑर्मोंड स्ट्रीट में ये हॉस्पिटल है। और मैं जब गया तो मुझे जाने के बाद एक सबसे अच्छी चीज क्या लगी, एक तो वहां पर जैसे हमारे यहाँ सेग्रीगेशन है इनकम के बेस पर, ये लो इनकम ग्रुप है तो या ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, करेक्ट, मतलब BPL का कार्ड बनता है तो बंदे को एक कहीं ना कहीं एक झिझक रह जाती है कि मैं तो इस बिलो पॉवर्टी लाइन में हूँ, पता नहीं डॉक्टर अटेंड करेगा कि नहीं करेगा। वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। अच्छा, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप पैसे से कितने कैपेबल हैं, कितने नहीं हैं, ये मैटर नहीं करता। आप पेशेंट हैं, आप जाइए, आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, बिना किसी कॉस्ट के आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, आपकी कुछ अपॉइंटमेंट्स हो सकता है लेट दी जाएं, या वहां की कुछ डिस्पेंसरीज हैं यूके में इस तरह की, या यूके में इस तरह के भी हॉस्पिटल्स हैं जहां पे कुछ समय लेट मिलता है, बट वहां पे इनकम का कोई सेग्रीगेशन नहीं है। पहला तो ये इनकम ब्रैकेट जो है ना, ये हमारे यहाँ इंडिया में है जी। और अगर हम चलो इंडिया की भी बात करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रोहित जी के जो डॉक्टरों के अंदर की जो आत्मा है, मुझे ये ऐसा कहते हुए कैमरे पे थोड़ा सा दुख तो जरूर लग रहा है, लेकिन डॉक्टरों के अंदर की जो आत्मा है, तकरीबन 50% से ज्यादा डॉक्टर्स आज केवल और केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं। मतलब अपने अंदर की आत्मा मार चुके हैं वो। मार चुके हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं देखिए, हम भी एक प्राइवेट डॉक्टर हैं, हमने भी स्ट्रगल किया, आज भी हम लोग मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आपको पब्लिक के लिए सोचना पड़ेगा। एक जनरल जैसा आपने बात की जी, मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें पैसे का कोई कंसर्न आना चाहिए, लेकिन हमने अपने क्लिनिक में एक चीज रखी हुई है, एक सिस्टम रखा हुआ है कि हम सैटरडे और संडे को हमने कुछ पर्टिकुलर केसेस जिनको हमें लगता है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अच्छा, उनको हम एक पर्टिकुलर टाइम देके बुलाते हैं, उस टाइम पे हम उनको अटेंड करते हैं और उनकी मेडिसिन चाहे हमें 100 रुपीज में देनी है, चाहे 200 रुपीज में देनी है, नॉर्मल मेडिसिन अगर 2000 रुपए की बनती है तो उनकी मेडिसिन हम 200 रुपए में दे पाते हैं। अच्छा, ये चैरिटी हमने पर्सनल अपने लेवल पे कर रखी है। ओके, और हम अब इसे आने वाले टाइम में, अब हमने एक बड़ा वेंचर शुरू किया है आने वाले टाइम में, ये और 2-4-6 महीने में शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनल हमारा एयरपोर्ट है मोहाली में जो बना है, जी, उसमें एयरपोर्ट रोड पे हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ओके, जिसमें हम टोटली फ्री इस तरह का कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं कि गरीब हो या अमीर हो उसका मैटर नहीं करेगा, मतलब वो लंदन वाला सिस्टम लगा वो सिस्टम लगाना पड़ेगा। जब क्या तक वो नहीं लगेगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमें मदद करने को तैयार हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें मदद करने के लिए आगे आ रही हैं। अच्छा, तो हमें अच्छा लगता है कि अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज प्राइवेट लेवल पे, अपने लेवल पे भी बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटी करना चाहते हैं, उनको साथ लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर मैंने आपकी थोड़ी जर्नी पढ़ी थी, आपके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास किया था, तो मैंने एक चीज़ बड़ी कमाल की चीज़ देखी कि आज भी आप 24 घंटे में से 17-18 घंटे काम करते हो। जी, तो क्या कोई जबरदस्ती है, मतलब क्यों काम करते हो? हाँ, कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शायद डॉक्टर को शायद पैसे में इंटरेस्ट ज्यादा होगा, जी, इसलिए शायद ज्यादा काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मेरा जैसा मैंने बताया, मैंने अपने घर में मेरे भाई के साथ ऐसा होते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि कोई भी इस तरह का बोन इन्फेक्शन का केस मेरे हाथ से ना छूट जाए। अच्छा, तो मेरे पास तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड से, जैसे मैंने बताया, ईमेल्स आते हैं, कॉन्टैक्ट्स आते हैं, और हमारी जो पूरी टीम है वो दिन रात काम करती है इस चीज के लिए कि कोई भी हमारी क्वेरी मिस ना हो जाए। हालांकि उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, कोल्ड क्वेरी, हॉट क्वेरी, पाइपलाइन क्वेरी, सब तरह के आते हैं। जैसा आप सेल्स में आप देखते हैं उस तरह से पेशेंट होते हैं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि हाँ हमें बीमारी के बारे में थोड़ा बता दें, हम सोच के जवाब देंगे या सोच लेंगे अभी। तो हर तरह के पेशेंट आते हैं। बट Correct. मेरे माइंड में ये रहता है कि अगर मैं 17 घंटे 18 घंटे जैसा अभी भी मैं बोल रहा हूं, तो मैं अभी भी लगातार बोलने की वजह से मेरे वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन है। मेरे को इस टाइम भी क्रोनिक लैरिंजाइटिस का मैं पेशेंट हूं, और जस्ट बिकॉज कि मेरे को बोलना है पूरा दिन, बिना बोले मेरा पेशेंट नहीं ठीक होगा। मेरे को समझाना भी है, उसकी बात समझनी भी है, उसके अटेंडेंट को भी समझाना है। और आजकल क्या है, अब जो जैसा मैंने बताया डिसहाइड्रोटिक या रिमेटॉइड आर्थराइटिस या ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां जिनके कभी नाम भी नहीं सुने गए थे, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस, ये इस तरह की बीमारियां जिनके लोगों ने नाम भी नहीं सुने, अचानक से जब पता लगता है यार फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो अब पुरानी बीमारी वो छोड़ दो, आप डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, आम कोलेस्ट्रॉल, हो गई ये तो घर में हर घर में है ही है। घर में ठीक बात। इसके साथ प्लस होके हमें क्या मिल रहा है, अब तो ये वाली बीमारियों को तो इसको तो लिख ही लेते हैं डॉक्टर, अच्छा डायबिटीज तो होगी आपके घर में किसी को, हाँ है, तो वो तो एक मतलब मेजरमेंट में ही आ गया कि हाँ जी ये आना ही है, डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये कॉमन हो गया। अब क्या है, अब कॉम्प्लेक्स डिजीजेस आ गई हैं, अब ऑटो इम्यून डिजीज आ रही हैं। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है कि जहां हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ही अगेंस्ट काम कर रहा है। उसका रीजन क्या है वो तो बहुत सारा, मतलब बड़ा ही पॉडकास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज का अगर रीजन आइडेंटिफाई करेंगे तो जो हमने जिस कप में अभी पानी पिया है या चाय पी है या प्लास्टिक के बोतल, बिस्लेरी की बोतल से पानी पिया है, उस सभी में माइक्रोप्लास्टिक है। अच्छा, वहां वहां से माइक्रोप्लास्टिक की वजह से आज तकरीबन 80% से ज्यादा बीमारियां हैं। प्लस अभी मैं आते आते एक प्रोग्राम देख रहा था अपने मोबाइल पे, तो उसमें आ रहा था एक तुकाराम मुंडे करके एक IAS ऑफिसर है महाराष्ट्र में, ठीक है, उनकी मैं एक स्टोरी सुन रहा था। उन्होंने फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे काम करना शुरू किया महाराष्ट्र में, और अभी रिसेंट का चल रहा है ये न्यूज में, अभी आजकल की लेटेस्ट न्यूज में आप ट्रेंड करेंगे तो ट्रेंडिंग में है ये तुकाराम मुंडे जी। तुकाराम मुंडे जी का क्या है, वो IAS ऑफिसर है। उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक रेडी पटरी पे मिलने वाला खाना प्रॉपरली चेक नहीं हो, उसी की वजह से तो बीमारियां हैं। अच्छा, तो रेडी पटरी के खाने को भी चेक किया जाए। जो 5 स्टार होटल में जो चेकिंग हो रही थी, वो सारी चेकिंग अब रेडी पटरी वालों की भी हो रही है। अच्छा, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स की पूरे महाराष्ट्र में इस टाइम पे आग लगी हुई है, एक तरह से कहना चाहिए। उन्होंने, अभी मैं जो सुन रहा था, कह रहे थे कि अभी हमने जितना जो पनीर पकड़ा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तकरीबन 34% पनीर नकली है, जो कि नॉन डेयरी पनीर है, मतलब जो उसमें मिल्क है ही नहीं उसमें, हाँ। वो यूरिया या कुछ उन्होंने ऐसी आइटम थी जो नाम भी नहीं लिया, मतलब दिखने में पनीर बना, दिखने में पनीर है, माइक्रोप्लास्टिक तक से उसमें बनाया अच्छा, जाए, उसमें विद प्लास्टिक आपको दिया जाएगा। तो आने वाले समय में ये बीमारियां ही पैदा करेगा। मतलब हम कैसे अपनी बॉडी को मतलब ऐसा कैसे मान सकते हैं कि हम कुछ भी खाएंगे और बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सब चीजों को फिल्टर करे और स्टूल बढ़िया आना चाहिए, बीमार मत पड़ने दियो, अपना आप सेटिंग अपने आप कर लो अपना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहां से बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। सर, जैसा भी आपने बताया सारी चीजें, आप कई बार पेशेंट आ जाता है तो आप उस वक्त घड़ी नहीं देखते हो और अपने काम धंधे में लगे रहते हो, तो ऐसे टाइम में कोई फैमिली से प्रेशर नहीं आता? बच्चे कह रहे हैं कि पापा आप बदल गए, वाइफ कह रही कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, तो मतलब इस तरह से इमोशनल जब अत्याचार होता है कई बार, जी, तो फिर आपको लगता नहीं कि यार क्या धंधा कर रहा हूँ रोहित, क्या काम कर रहा हूँ, तो छोड़ यार पहले फैमिली को देख लूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली अपने व्यूवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जब फैमिली के जब प्रेशर आते हैं, इमोशनल अत्याचार होते हैं, बेसिकली जब इमोशनल मतलब अटैक्स होते हैं, जी, तो फैमिली को साइड करके अपने काम को ही आज ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या काम छोड़ देते हो फैमिली के लिए, कैसे मैनेज कर रहे हो? मैं पेशेंट्स को भी बोलता हूं कि लाइफ में ना 2 ही चीजें जरूरी हैं। पहली चीज है बैलेंस और दूसरी चीज है आपके रिश्ते। अब जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो बैलेंस है उसमें कहाँ बैलेंस करना है हमने, अपने वर्क लाइफ बैलेंस, काम के साथ साथ अपने जीवन को भी आपको बैलेंस रख के चलना है। ठीक बात है। अब हर एक घर की परिस्थितियां अलग हैं, किसी घर में माँ है, किसी घर में माँ जा चुकी है, किसी घर में ऐसे हैं माँ और बाप दोनों जिंदा हैं, उनकी भी केयर करनी है, और 2 लड़के हैं दोनों इकट्ठा रहते हैं। कई फैमिलीज में ऐसा है कि एक बेटा है वो साथ रह रहा है लेकिन एक बेटे के साथ लड़ाई चल रही है। तो हर तरह की परिस्थितियां, हर तरह के जो रिश्ते हैं उनको संभालने के लिए आपको केवल बैलेंस की जरूरत होती है। अगर आप सही तरीके से बैलेंस करें, मेरे पेरेंट्स गाजियाबाद में रहते हैं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरी बाकी फैमिली के जितने लोग हैं वो दिल्ली NCR में ही अलग अलग जगह पर रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पंजाब में आइसोलेटेड था। अच्छा, किसी टाइम पे मुझे ऐसा फील होता था कि मैं आइसोलेटेड हूं, लेकिन जब मैंने एक्सपेक्ट किया, अंदर से इस चीज को सोचना शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, जो यहाँ के लोग हैं
उनके लिए भगवान ने मुझे डिसाइड किया, जैसे आपने मुझे ये श्रीमद् भागवत गीता में शुरू में बताया ना जी, कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। करेक्ट, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जहां आपको मौका मिला वही आपका वृंदावन है। एग्जैक्टली, जहां आपने काम कर लिया उसके लिए स्पेशल मथुरा या वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। जहां आपको काम मिला, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक बात है है ना। जहां मन लग रहा है हाँ, तो हमें ठीक, अपने मन को मार के भी कई बार काम करना पड़ता है। जी, और इसको हम लोग पंजाबी में, क्योंकि मैं तो पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो मैं हमेशा गुरबाणी में एक चीज की कोटेशन दी जाती है, कहते हैं हमने गुरमुख बनना है, हमने मनमुख नहीं बनना। अब मन तो बहुत चीजों के लिए करेगा, लालायित रहेगा कि नहीं बर्थडे पार्टी है, आज शादी का फंक्शन है। तो हमने अभी तक तकरीबन, मेरे को याद नहीं है, मैं पिछले 15 सालों से तो बिल्कुल टोटली डेडिकेटेड हूँ होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए। 15 साल में शायद कहीं मेरी अटेंडेंस लगी ही नहीं है। अच्छा, फैमिली फंक्शंस में नहीं लगी है, या कहीं लगी होगी तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लगी होगी। बिकॉज मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि हाँ, ज़्यादा जो बेटर है, मैं कहीं कॉन्फ्रेंस कर लूँ वो बेटर है। मैं कहीं किसी को जाकर के ये बता दूं कि मेरे 10 केस बोन इन्फेक्शन के ठीक हुए हैं, तो आप भी बोन इन्फेक्शन पे काम करें। जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनको मैं जाके कॉलेज में बता दूंगा। तो मुझे लगता है कि वो टाइम मेरे लिए शायद ज़्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि मैं गॉसिप्स करूं। बिकॉज लाइफ एक ही मिली है, करेक्ट, तो ज़्यादा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स के संपर्क सर्विंग में में दिमाग दिया तो दिया जा मतलब सर, सके। फिर तो आज तो अपने रिश्तेदार को चेहरा भूल गए होंगे आज तो। नहीं, और क्या- रिश्तेदार जो है वो एक्चुअल में सभी लोग फोन करते हैं आजकल। फोन फोन तो की यार, फैसिलिटी है। मैंने वीडियो जैसा कॉल मैंने हो बताया ना, जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस आपको बनाना So पड़ेगा। true. तो मैं अपने चाचा के लड़के को भी फोन कर सकता हूँ, मैं मामा के लड़के को भी फोन कर सकता हूँ। फोन पे भी बैलेंस किया जा सकता है Exactly. कि भाई मेरे पास टाइम कम है यार, एडजस्ट कर लियो, मैं ऐसे ऐसे या भाभी को भेज रहा हूँ या बच्चे आ जाएंगे। तो कोई ना कोई एडजस्टमेंट बनाई जाती है। So true. बच्चों को मैं हमेशा, जैसे शुरुआत से मेरा एक बेटा अभी होम्योपैथिक डॉक्टर बनने जा रहा है और दूसरा बेटा मेरा सीए कर रहा है। तो ये भी जर्नी मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी कि अपने बच्चों को उस लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए। बट जस्ट बिकॉज के हार्ड वर्क हमेशा पे करता है आपको, So true, sir. तो वो भगवान ने उस तरह का काम दिया और आज दोनों बच्चे भी सही डायरेक्शन। सर, अगर आज आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते एग्जैक्टली? हाँ, ये चीज़ बड़ी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, कई बार मेरे बच्चे भी पूछते हैं इनफैक्ट। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, क्योंकि मैंने जैसा बताया बीएससी के दौरान, तो 96 में मैंने अपना बीएससी कंप्लीट करने के बाद 2 एग्जाम दिए थे। एक तो पीएमटी का दिया था, क्योंकि मेरी बीएससी कंप्लीट हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि पापा मेरे को बोलते थे कि आईएएस का एग्जाम क्लियर कर। तो मैंने उस जमाने में, बीएससी आज भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही चाहिए आईएएस का एग्जाम करने के लिए, तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस आईएएस का क्लियर किया हुआ था। तो इंटरव्यू में मैं नहीं गया, क्योंकि होम्योपैथी वाज माय फर्स्ट पैशन। अंदर से लगता था कि नहीं, होम्योपैथी करनी है। ठीक है। तो मैं अगर वहां ना होता तो डेफिनेटली किसी ना किसी जगह पे कहीं आईएएस की पोस्ट मिलती और कहीं ना कहीं किसी जगह पे डायरेक्टर होते। थैंक यू सो मच सर, इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, सही बताऊं तो आज सर की जर्नी को देख करके एक इमोशनल तो थोड़ा कहीं ना कहीं मैं भी हुआ हूं कि यार, एक कहीं ना एक सफल आदमी भी कहीं ना कहीं आज भी एक साइलेंट बैटल लड़ रहा है अपने घर के अंदर ही और अपने मन के अंदर भी बेसिकली, जैसे कि सर की स्टोरी को जानने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने इमोशनल अटैक्स को कभी अपने काम के ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। एंड दैट इज ओनली रीजन कि आज इनको इतना प्यार और इतना दुलार लोगों से मिल पा रहा है। और यही सब चीज़ें हैं जो आज ये बहुत अच्छा काम, और 17-18 घंटे हम आम जैसे लोगों के लिए 17-18 घंटे लग सकते हैं, लेकिन सर के लिए, उनको सुबह जब कहते हैं कि वो जब सुबह जब अपने क्लिनिक के अंदर जाते हैं तो उनको यही नहीं पता कि रात के 10 कब बज गए, रात के 11 कब बज गए। तो क्यों? क्योंकि वो अपने काम को कभी काम की तरह उन्होंने देखा ही नहीं, काम को हमेशा अपने प्यार की तरह ही देखा इन्होंने। तो यही एक मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप अपने काम से मोहब्बत करना स्टार्ट कर देते हैं तो दोस्त, ये काम आपको जीवन में इतना प्यार मोहब्बत दिलवा देगा आपसे, जो प्यार मोहब्बत आपके घर परिवार वालों ने भी आपको कभी दिया नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। अभी तक आप हमारे साथ चैनल में बने हुए हैं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मोब पावरफुल स्टोरीज हम लाते रहते हैं। चलिए, अब तो हम बात करते हैं कि अब तक तो हमने बात करी सर की जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया, कैसे वो डॉक्टर लाइन के अंदर आए, कैसे उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, कैसे फैमिली के इमोशंस को कंट्रोल किया, और अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो क्या होता है, ना जाने बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी और पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे सर के एक्सपीरियंस से। अब हम बात करते हैं कि इन सब प्रैक्टिकल चीज़ों को लेने के बाद अब वो काम कैसे करते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, और कैसे डॉक्टर होने के नाते एग्जैक्टली में वो कैसे केस को हैंडल करते हैं, होम्योपैथिक और एलोपैथिक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे कई सारे सवाल जो अभी तक आपके मन में बन रहे होंगे, तो अब हम आगे चल के इसको कनेक्ट करेंगे। सर, मेरे नेक्स्ट सवाल ये है कि ज्यादातर लोग आज भी ना होम्योपैथी को एक स्लो पोजीशन समझते हैं, बेसिकली स्लो मतलब वो समझते हैं कि यार एक हमने अगर किसी इससे बढ़िया तो हम कहीं एलोपैथी का मतलब वो फॉलोअप ले लें या फिर ट्रीटमेंट करा लें। तो आपको क्या लगता है कि होम्योपैथिक स्लो है या एक मिथ है बेसिकली? देखिए, डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी को पेट में दर्द है, फॉर एग्जांपल, जी, अगर आपने पेट के दर्द का सही डायग्नोसिस सही टाइम पे किया
तभी आप सही तरीके से दवा दे सकते हैं। ठीक है। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि होम्योपैथी में स्लो या फास्ट का कोई महत्व नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि हम अपने क्लिनिक में जब प्रैक्टिस में इस तरह के पेशेंट्स हमने देखने शुरू किए तो शुरुआत से सफलता नहीं मिलती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है उसके बाद आज की डेट में अगर कोई पेशेंट मेरे पास कोई आता है, यानी मैं कहूँ 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही एक काबिल डॉक्टर आप बन पाते हो। तो यानी ये एक ऐसी तपस्या है, यानी जहां पे आपको लगातार एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको एक अच्छे मेंटोर के साथ, अपने अच्छे किसी टीचर के साथ अटैच होना पड़ेगा जो क्लिनिकली माहिर हो हर काम में। तो यानी मैं समझता हूं कि इसमें द्रोणाचार्य की वैल्यू ज्यादा है जी। अगर आपने अच्छा शिष्य बनना है तो आपको एक अच्छा गुरु आपको मिलना जरूरी है। और इस सवाल का जवाब वहीं से मिल जाएगा कि होम्योपैथी, हमारे पास पेशेंट आता है, पेट में दर्द है, हम उसको दवा देके और लिटा देते हैं और वो कहता है कि जी आधे घंटे में मैं ठीक हूं। तो आप बताइए इससे फास्ट और क्या होगा। एलोपैथी में जितनी देर में कार्ड बनेगा उसका हॉस्पिटल में जाने के बाद, उतनी देर में हमारी दवाई काम कर सकती है। और मैं ऐसा किसी एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूं, कहीं आपको ऐसा लगे कि अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप क्लिनिक में पर्सनली आते हैं, अभी कल का ही केस है, कल एक पेशेंट आया 104 फीवर। बरसात का सीजन चल रहा है, रेनी सीजन, मानसून सीजन है, दिस इज क्वाइट कॉमन। भीग गए, बरसात में भीगने के बाद 104 बुखार, कपकपी के साथ बुखार चढ़ रहा है। डॉक्टर साहब पापा को ऐसे ऐसे बुखार हो गया और आप दवाई तैयार कर दो, मैं ऑफिस से आते आते ले लूंगा। ठीक है। यानी टाइम भी नहीं है हमारे पास पेशेंट देखने का, पेशेंट घर पे है अपने। और ये केस मैं आपको चंडीगढ़ का बता रहा हूँ। अच्छा। पेशेंट मोहाली में है और मेरे पास रात को 8:30 बजे उनका बेटा आता है और मेडिसिन लेके जाता है। मॉर्निंग में मैंने उसको मैसेज ड्रॉप किया, मैंने कहा अभी पापा की तबीयत कैसे है, तो उसने बताया कि 102 तक ही फीवर रात में डाउन आया था, बट रात में आराम से सो गए। तो मैंने कहा अभी एक बार चेक करके मुझे फीवर 11 बजे तक बता दो। 11 बजे तक 101 बुखार है, लेकिन मॉर्निंग में उन्होंने ब्रेकफास्ट पूरा किया। अच्छा। जबकि कल और परसों 3 दिन से उनको वॉमिटिंग लगे हुए थे फीवर के साथ साथ, और उन्होंने 3 दिन तक एलोपैथी मेडिसिन भी ली है, जो घर में हम आजकल तो मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट लोगों के घरों में तो एलोपैथी मेडिसिन तो ऐसे है ना जैसे रहती है। हाँ, वो जैसे अचार और नमकदानी होती थी ना घर में, नमक मिर्च मसाले पड़े होते हैं, जरूरत है मतलब। ऐसे वो डाइनिंग टेबल पे या किसी टेबल पे सजी हुई है। पैरासीटामोल भी है उसमें, लूज मोशन की दवाई, वॉमिटिंग की दवाई। डॉक्टर साहब पेरिनोम की तो हमने गोली दे दी, डॉक्टर साहब पैरासीटामोल हमने दे दिया था, उससे आराम नहीं मिला, हमने कॉम्बीफ्लेम भी दे दी। डॉक्टर साहब उसके बाद ना हमने डोलो भी दे दी। मतलब R&D चलती रहती है। वो अपना घर में सारा प्रोग्राम करने के बाद जब उनको राहत नहीं मिलती तब वो डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं। ये भी एक मैं जरूर आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जरूर कहना चाहूंगा। एक तो आप अपने सवाल जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, जो आपको अच्छा नहीं लगा वो भी लिखें, ये बहुत जरूरी है सर जी। करेक्ट। क्रिटिसिज्म ही जब तक नहीं आएगा ना तब तक हम सुधरेंगे भी नहीं। So true। अगर हो सकता है कोई ऐसी बात है जो रह गई हो, या हमने कोई बात उनके सही तरीके से उनको उनका रिस्पॉन्स ना मिला हो, तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक लोग होम्योपैथी में आएंगे भी नहीं। करेक्ट। होम्योपैथी एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है। जर्मन में इसका उत्पत्ति हुई और तकरीबन 25 साल की खोज करने के बाद डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया 1796 में, आज देखिए तकरीबन कितने साल, 270 साल के करीब हो गए। ठीक बात है। 280 साल के करीब हो गए। 1796 इज द ईयर ऑफ होम्योपैथी बर्थ। मतलब एक तरह से हम लोग मानते हैं 1796 में होम्योपैथी का जन्म हुआ और 1755 में डॉक्टर हैनीमैन पैदा हुए थे। यानी एक खुद भी वो एलोपैथिक डॉक्टर थे पहले। जब उन्होंने होम्योपैथी को डेवलप किया और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उन्होंने सोचा कि कहीं भी कोई भी डिजीज जो है वो जड़ से ठीक नहीं होती। उस जमाने में भी डायबिटीज कंट्रोल की जाती थी, आज भी डायबिटीज को हम केवल कंट्रोल करते हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। आज आप बताइए कोई एक पेशेंट मेरे को बताइए जिसको डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आपने एलोपैथी दवा ली 15 साल और अब आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। जो भी दवाई लगा दी, थायराइड की लगा दी, ये लाइफ टाइम ले लो, ये भी ले लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये भी दवाई लगातार चलेगी आपकी। जो बीपी के लिए लगा दी गोली, वो आपकी गोली बदलती रहेगी, बढ़ती रहेगी डोज, 2 mg, 4 mg, 5 mg, 10 mg, ऐसे करके आप ग्राम्स पे पहुंच जाओगे दवाइयों में। मिलीग्राम से उठ करके आप ग्राम्स में आ जाओगे, लेकिन दवाइयां बंद नहीं हो रही। लेकिन डॉक्टर हैनीमैन ने उस जमाने में भी बात यही की थी कि कब तक मैनेजमेंट करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, कंट्रोल से नहीं, क्योर से बात बनेगी। तो क्योर की बात होम्योपैथी में फर्स्ट टाइम की गई और वहीं से शुरुआत हुई थी होम्योपैथी की। अच्छा सर, कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि जहां पे आपने देखा हो कि यार रोहित ये पहले केस
एलोपैथी का केसेस था, लेकिन जहाँ ये फेल हो गए थे फिर होम्योपैथिक ने इसको ऐसे ठीक किया। कोई ऐसे बहुत केसेस हैं सर, कोई बहुत example? केसेस हैं। मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, गठिया बाय जिसको बोल देते हैं, ठीक है। परमानेंट, जिसमें आरए फैक्टर, ईएसआर और सीआरपी, ये 3 टेस्ट होते हैं जिनकी बहुत हायर वैल्यू रहती है। जी, और जब पेशेंट बेड रिटर्न हो जाता है और इस तरह से उंगलियां मुड़ जाती हैं, इस जी। तरह से उंगलियां मुड़ जाती हैं पेशेंट अच्छा, की, आपने bend हो देखा जाती है। होगा, एक के ऊपर एक उंगली भी चढ़ जाती है। अच्छा, ओके। पैरों की उंगलियां आती हैं तो लोग लेके आते हैं पैर की हाँ, उंगलियां भी पैरों और हाथ तो की देखे उंगलियां मैंने। भी। जी, और कई बार जो ये मैं पोजीशन बना रहा हूँ इसको बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ओके। जैसे एक हंस की गर्दन होती है, इस तरह से भी हाथ पूरे मुड़ जाते हैं। अच्छा, इस तरह के मुड़े हुए हाथ होने के बावजूद भी अगर आप पेशेंट को बोलें कि आपके हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ये आज की डेट में बायोलॉजिकल का जमाना है। मैं रिमेटोलॉजिस्ट, अगर मेरा कोई ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो वो सीधा बोलेंगे, अरे ये डॉक्टर तो ब्लफ कर रहा है, ये तो बायोलॉजिकल मेडिसिन देनी पड़ेगी, स्टीरॉयड देने पड़ेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। बायोलॉजिकल और स्टीरॉयड से हटा करके पेशेंट को धीरे 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 हमने होम्योपैथी में चलाया। आज पेशेंट टोटली ओके है। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। जी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मैंने जैसा नाम लिया, ऐसे ही सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस मैंने बीमारी बताई आपको, ऐसे ही एटोपिक डर्मेटाइटिस, जहां ऑटो इम्यून डिजीज का कोई हल ही नहीं है, वहां पर होम्योपैथी कारगर हो सकती है। बट कंडीशन एक ही है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट कितनी मिल रही है। प्राइवेट लेवल पे एक डॉक्टर अगर थोड़ी महंगी दवाई देगा तो आपको महंगे डॉक्टर का आपका ऊपर ठप्पा लगा दिया जाएगा। अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि अच्छी दवाइयां वहां से मिल सकती हैं, वहां पे हमारे को लो क्वालिटी की मेडिसिन मिलेंगी, तो पेशेंट कहां से ठीक होंगे? नाम किसका खराब हो रहा है? होम्योपैथी का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज यहां नहीं कर रहा हूं कि गवर्नमेंट एजेंसीज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लो क्वालिटी की ही मेडिसिन मिलती हैं। मैं ये भी अपने आप को रेक्टिफाई कर देता हूं फिर से। ऐसा नहीं है कि दवाई अच्छी नहीं दी जा रही है, बट द कंडीशन इज डॉक्टर कितने अच्छे अपग्रेडेड हैं। ठीक बात है। क्या उन डॉक्टरों की जो अपडेशन है आज के समय के हिसाब से क्या हुई है? पुराने डॉक्टर कई जगह पे आज भी ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर बैठे हैं और वो प्रमोशन लेकर के सीनियर डॉक्टर बन गए, लेकिन उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी नहीं है। फिर उनके पास नॉलेज को अपडेट करने का कोई माध्यम नहीं है। जैसे आपने शायद एक वीडियो देखा होगा, बड़ा पॉपुलर वीडियो है, बिहार में एक टीचर जो है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, जो यूजी एंड पीजी में जो इस तरह के पीजीटी और टीजीटी लगते हैं, तो वो एक टीचर पढ़ा रही है और 10 फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं इंग्लिश में, और उन 10 के स्पेलिंग गलत हैं। तो बच्चे क्या सीखेंगे? उस पर डिपेंड करता है कि आपका गुरु कैसा है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अच्छे गुरुओं की कमी नहीं है, सीखने वाले शिष्यों की कमी हो गई है। सर, इतने सारे बिजी शेड्यूल्स के बावजूद भी आज भी हम आपको देखते हैं कि आप आए दिन कभी न कभी कोई सेशंस करते रहते हैं, कहीं अपनी आज भी आपकी कोई ना कोई मतलब ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, आप देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं, जहाँ पे आप अपने इस बिजनेस के रिलेटेड अपने और प्रचार करते हैं और इवन लोगों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो कैसे टाइम निकाल पाते हो उस वक्त? टाइम एक्चुअल में जैसा मैंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस है, जितना आप बैलेंस करना चाहेंगे लाइफ में आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप सोच सकते हैं। ठीक है। जिसकी जितनी उड़ान है, परिंदे की जितनी उड़ान है, जितना हम सोच सकते हैं उतना ही ऊंचा वो उड़ सकता है। जी। मैं ऐसा सोचता हूँ, जब मैंने अपना ये प्रोफेशनल करियर शुरू किया 2002-2003 में, तो मुझे मालूम नहीं था कि इस प्रोफेशन से इतनी नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मिल सकती है। रिकॉग्निशन, लोग जो सोच भी नहीं सकते उससे कहीं गुना ज्यादा भगवान ने हमें आज दिया है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन एक ही मिला है, तो हम जो सोसाइटी ने हमें दिया है, अब हम सोसाइटी को भी एक तरीके से उसको वापस दें। किसी भी वे में दिया जाए, तो वो बच्चों की ट्रेनिंग के हिसाब से दिया जाए, या अपने केसेस को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज करवाने के लिए अगर हमें किसी बड़ी संस्था में, जैसे अभी हमें LMHI मैक्सिको से मुझे इन्विटेशन मिला है कि मैक्सिको में जाके आप प्रेजेंटेशन करिए। अब साउथ अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में जाकर के एक इंडिया का होम्योपैथिक डॉक्टर वहां जाके अगर अपनी बात रख पाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि कई बार एलोपैथिक डॉक्टरों को पूरी पूरी जिंदगी भी ये ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। ठीक बात तो भगवान ने मौका दिया है, तो आपको, मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस है, थोड़ा सा बैलेंस करना है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा क्लिनिक तब भी ओपन है और पेशेंट अभी भी वहां से दवाई ले रहे हैं, तो मैं आपके साथ भी टाइम निकाल पा रहा हूँ। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने कुछ असिस्टेंट्स, जैसा मैंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा ही चलानी पड़ेगी। सही बात है। पुराने तरीके से ही चलना पड़ेगा। और मैं बड़ा इस मामले में थोड़ा पुराना टाइप का बंदा हूँ, जैसे ओल्ड स्कूल आपका हो ना, तो मैं उसी तरह का हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा ही अच्छी है, जिसमें हम अपने शिष्य को इतना सिखा दें कि एटलीस्ट कोई ग्रेव इमरजेंसी हो तभी हमारी जरूरत पड़े, अदरवाइज नॉर्मल रूटीन के केसेस जो हैं वो आराम से देख लिए जाएं।
सर जैसे कि आपने इंडिया में भी काम किया और जब आप अपनी ट्रेनिंग और सेमिनार और सेशंस के रिगार्डिंग आप इंटरनेशनल भी विजिट्स करते हैं, तो आपने इंडिया और उस वक्त फॉरेनर्स के जो हेल्थ केयर जो सिस्टम आपने देखे हैं, तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? सर जैसा मैंने बताया कि मेन जो हमारे यहाँ डिफरेंस है, वो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है कि हमारा पॉपुलेशन का जो लेवल है वो पूरी दुनिया में कुछ अलग ही है जी। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो चाइना भी तो हमारा कॉम्पिटिटर है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वहां भी पॉपुलेशन हमारे से ज्यादा है, बट इवन देन उन लोगों को मैनेजमेंट सब चीजों का आया, हम लोगों का मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाया? उसका मैं ऐसा रीजन समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो नहीं बढ़ पाया। जब से इंडिया आजाद हुआ है 1947 से लेकर के आज तक, अभी तक भी हमारे कुछ ही स्टेट्स हैं जहां पे हम 100% लिटरेसी रख पाए हैं। मतलब अनपढ़ लोग आज भी हमारे यहाँ अभी भी हैं जो अंगूठा टेक हैं, जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं, और अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरा ध्यान कुछ ऐसा है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मेरी बात सुने तो कहीं ना कहीं लिटरेसी की तरफ ध्यान दिया जाए। जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो इस चीज पे बेसिक काम करें कि हमारे बच्चों की एजुकेशन बेटर हो। So true. आप शायद फिजिक्स वाला के ओलक सर को आप कभी देखते होंगे, तो अलग सर है। Yes, तो आजकल आसाम में बाढ़ आई हुई है, अकेला ही बंदा ट्रक लेके निकला हुआ है कि मैं बांट दूंगा, जितना मेरे पास होगा उतना तो मैं करूं कम से कम। अब कुछ लोग उसको भी प्रचार समझ रहे हैं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये बंदा तो सोशल मीडिया में छाने के लिए ना, शायद ये इसलिए राशन बांट रहा है। भैया उतर के देखो ना, 4 फुट पानी में खुद भी उतरो ना, 2 फुट पानी में, 2 फुट कीचड़ में उतर के लोगों के घर में राशन दे के आओ ना, फिर पता लगेगा। AC कमरे में बैठ के बात करना, न्यूज बनानी और ये बहुत बहुत बातें करनी आसान है। वो बंदा भी तो अपने लेवल पे खड़ा हुआ। वो हमेशा बोलते हैं, मैं कल भी या परसों भी सुन रहा था, कहते हैं लोग बातें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे यार, कुछ तो बोलने दो उनको। लोग कहते हैं आपने अपने कोर्स बेचने इसलिए शायद आप ये प्रचार कर रहे हो। कहते हैं आसाम में बाढ़ आई हुई है, पूरी दुनिया से लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं। हमारे इंडिया में अभी भी बड़े से बड़े घराने हैं, रिलायंस है, टाटा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट मोटिव तो होना चाहिए। इंटेंशन ही नहीं है, लोगों की मदद तो बाद में होगी, इंटेंशन तो बनाना पड़ेगा, नेक नियत तो होनी चाहिए ना। करेक्ट। नियत ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है, उस बंदे ने कम से कम अपनी इंटेंशन तो शो की। So true. अपने सारे काम को छोड़ के आसाम में बाढ़ पीड़ितों के बीच में मदद कर रहे हैं, कहीं नाव में बैठे हैं। और कल मैं देख रहा था मेडिकल कैंप लगाया उन्होंने, कितने सारे डॉक्टरों को इन्वाइट किया अपने खर्चे से, सारी दवाइयां वो अपने खर्चे से मैनेज कर रहे हैं। तो वो अकेला बंदा कर सकता है, तो क्या गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट बड़े बड़े MPs हैं, MLAs हैं, जिस टाइम पे वोट चाहिए उस टाइम तो गलियों में दिखाई देंगे, और जैसे ही एक बार आपका हाथ में सत्ता आ गई और हम कहीं बैठ गए, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका मतलब फेस भी नहीं देखा हमने। So true. मैं अपने चंडीगढ़ की बात करूं तो हमारे चंडीगढ़ में जो MP MLAs हैं, उनके फेस भी देखने को नहीं मिलते चुनाव के बाद। मतलब चुनाव से पहले चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये सेम चीज है कि आप मेहनत करना चाहें तो आप किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। सर आपकी बातों से एक चीज तो मुझे समझ में आ चुकी है कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है ना, बेसिकली ये एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का गेम है बेसिकली, राइट। और इसके अंदर आप केवल एक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ही और पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप उनके ट्रस्ट को भी हील करते हो बेसिकली। तो बहुत खूबसूरत बात लगी सर आपकी जर्नी के साथ। तो दोस्तों सर की जर्नी से बेसिकली हमें ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि ये डॉक्टर बनना तो हर आदमी को एक लगता है, फैंसी नाम लगता है कि भाई आई एम द डॉक्टर, मेरा नाम क्या डॉक्टर लग गया। लेकिन ये जो सिर्फ एक नेम है बेसिकली, जो टाइटल है, ये जो प्रोफेशन है, ये टाइटल का गेम नहीं है दोस्त, ये एक प्रोफेशन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हो सकता है कई बार ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके घर वालों का ही अगेंस्ट बना देगी। जैसे कि सर के साथ भी हमने देखा था, उनकी फैमिली के साथ भी उनके साथ इश्यूज रहते हैं कि टाइमिंग को लेकर के बेसिकली। लेकिन जब आप अपने काम से प्यार करते हो और अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देते हो तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली साइड हो जाती हैं। यहाँ तक तो हमने सर के बारे में जाना, सर की थोड़ी हिस्ट्री जानी हमने, और सर कैसे काम कर पा रहे हैं, और एलोपैथी के बारे में और होम्योपैथी का डिफरेंस भी हमने समझा, और कैसे होम्योपैथी आज भी एलोपैथी के ऊपर ज़्यादा हैवी, मतलब ज़्यादा हावी बन करके दिखती है, और जो ट्रीटमेंट एलोपैथी से संभव नहीं हो पाए थे, और सर ने ऐसे बताया कि सर की जुबानी हमने जानने का प्रयास किया, होम्योपैथिक ने कई सारे पेशेंट्स को ठीक किया। लेकिन फिर भी आज भी लोग होम्योपैथिक को उस नज़र से आज भी नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, वो दवाइयाँ डेली खाते रहेंगे। मैंने अक्सर कई बार अपने रिलेशंस में भी ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सर, मैं आपको बता नहीं सकता कि किलो के हिसाब से दवाइयाँ भर भर के आती हैं हॉस्पिटल से, और दवाइयाँ खा रहे हैं पिछले 10 सालों से। लेकिन आज भी उनसे पूछें मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहां दर्द है, अरे भाई कई हजारों लाख हो तो तुमने दवाइयाँ खा ली, टनों के हिसाब से दवाइयाँ खा रहे हो, स्टिल आपके घर में हैप्पीनेस आपके घर में चली गई, कलेश आपके घर से जा नहीं रहा, दरिद्रता आपके घर से जा नहीं रही, पैसा सारा जा रहा है, फिर आप कह रहे हो कि तुम मेरे लिए कुछ करते नहीं हो। अरे भाई पैसा लगा दिया उसने दुनिया भर का, तुम ठीक नहीं हो पा रहे। तो यही एक कंसेप्ट है जो आज हमारे सर के साथ हम बैठे थे कि हम इसका प्रचार करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं
कि जब आपने इतना हजारों लाखों रुपए आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं अपने एलोपैथी के बेसिस पे, वन मस्ट टाइम यू शुड अप्लाई एंड शुड थिंक अबाउट द होम्योपैथी एज वेल। आपको अगर और डिटेल में ज्यादा जानना है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोई भी आपकी बीमारी हो सकती है। सपोज आपको कोई, मैं बीमारी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि सर हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्या इसका इलाज सर के पास है, और डेफिनेटली अगर आपके कमेंट के बेसिस पे हम दोबारा कोशिश करेंगे सर को दोबारा अपने पॉडकास्ट पर लेकर के आए, और एक जितनी भी आप प्रॉब्लम बताते हैं, और हम अब नेक्स्ट टाइम जब हम सर के साथ दोबारा बैठेंगे तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर के साथ जरूर पूछेंगे कि आप इन सारी प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं। और अगर मौका मिलता है तो सर के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम सर की डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालेंगे, सर का कॉन्टैक्ट नंबर, सर का मतलब क्लिनिक का नंबर, सर आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, हम सारी चीजें आप डाल सकते हैं सो दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द डॉक्टर विकास सिंघल। अब बात करते हैं कि इन सब चीजों के बावजूद भी वो माइंडसेट जो चाहिए बेसिकली, वो खतरनाक लेवल का माइंडसेट, वो कैसे बिल्डअप किया जाता है। क्योंकि डॉक्टर तो आज हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा डॉक्टर मिल ही जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली में वो डॉक्टर का लेवल का जो माइंडसेट होना चाहिए वो कैसे बिल्डअप किया जाए। क्योंकि डॉक्टर बनने के पीछे कई बार आपको ऐसे हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जिसमें आपको उस पेशेंट्स के फैमिली के साथ भी टकराव हो सकते हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन उन सब चीज के बावजूद भी एक पेशेंट्स का एक माइंडसेट होता है, एक डॉक्टर का माइंडसेट होता है कि नहीं भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस चीज के लिए। तो वो कैसे जिम्मेदारी ली जाती है और कैसे माइंडसेट किया जाता है, अब आगे हम उस मैटर पर बात करते हैं। सर बेसिकली मैं अब जानना चाहूंगा, मैं अपने व्यूवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज आपने इतनी अपार सफलता आपने प्राप्त करी है, देश विदेश से आपको कॉल्स आती हैं, आप सेमिनार्स करते हो, मतलब आज आपके लिए मतलब ख्याति नाम का शब्द बहुत छोटा होगा अगर मैं कुछ शब्दों से आपके बयां करूंगा अपने लिए, तो बेसिकली आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, बेसिकली पैसा या दुआ? नहीं है, उसको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं सक्सेस को हमेशा एक ही चीज़ के लेवल पे लेता हूँ कि सक्सेस जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जी। और शायद कुछ लोग इसको पैसे से शायद सक्सेस समझते होंगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सक्सेस जो है वो पैसे से नहीं आती है। सक्सेस का जो रियल मीनिंग है वो है आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। आपने अपने आप को किस लेवल से शुरुआत करके और आप कहाँ तक पहुंचते हैं, ये जो जर्नी है एक्चुअल में ये सक्सेस है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। लोग, बहुत सारे लोग शायद, जैसा मैंने शुरुआत में बात की, नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, ये जो 4 चीजें हैं ये हर फील्ड में नहीं मिलती हैं। लेकिन एक डॉक्टरी फील्ड में जैसे ही नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो आपको ये 4 चीजें जो हैं वो एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं और डेली डोज मिलता है इसका। जो भी आता है आपको डॉक्टर साहब कह के बात करता है। जितनी बड़ी आपकी पदवी है, जितना बड़ा आपको स्टेटस दिया है भगवान ने, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। तो बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। जो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा मुझे लगता है वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। जी जी सर, जैसे कि आपका तो एक ये पैशन बन चुका था, जैसे कि आपने बताया कि आपने जब अपने भाई के साथ ऐसी चीज़ें देखी थी आपने कि आपके भाई के पैर में चोट लगी थी, तो एक ऐसे गुरु ने आकर के उनका मतलब होम्योपैथिक से इलाज किया था, तो वहाँ से आपके अंदर एक आग पैदा हुई थी कि नहीं यार अब तो मुझे यही बनना है, राइट? तो उसी बेस पे मैं पूछना चाहता हूँ सर कि आज भी कई लोग बनना तो चाहते हैं भाई, कुछ कहते हैं कि भाई ये एक तरह से पैशन भी हो सकता है, और कुछ लोगों का जबरदस्ती घर वालों ने बोला भाई वो बन गया तो तू भी बन जा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मेरे एक बार हो सकता है कोई अपकमिंग कोई नया डॉक्टर पैदा होने वाला हो सेशन देखने बाद, तो क्या लगता है कि जेन्युइनली में होम्योपैथिक का डॉक्टर बनना चाहिए या कुछ पैशन फॉलो करना चाहिए, या घर वालों ने जो बोला, कैसे बेसिकली आज के हमारे यूथ को आप गाइड करेंगे? मैं तो BHMS के लिए, मेरा बेटा अभी खुद होम्योपैथी में ग्रेजुएशन कर रहा है, और जब उसने डिसीजन लेना था आफ्टर 10th तो मैंने उसके लिए बड़ी मतलब फ्रीडम वाला माहौल बना के रखा कि बेटा जैसा आपका मन है आप MBBS करो, BHMS करो, BAMS करो, जो आपका मन है। जरूरी नहीं है कि आपने मेडिकल ले लिया तो आप होम्योपैथी ही पढ़ो। जो भी करो उसको 200% करना। मैं 100% कभी नहीं मानता, बिकॉज 100% में आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो केवल 100% तक ही रहेगी। लेकिन अगर आपने पैशन से किसी काम को करना है तो वो पैशन जो है आपका 200% आना चाहिए। यानी एक बार आपने शुरू किया तो अब आप उसी में लीन है, उसी में तल्लीन है, उसी में आपकी जिंदगी, उसी में मौत। ठीक है। तो यानी आप पहले अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि यस मैंने ये करना है, उसके बाद आप कर पाएंगे। तो अगर होम्योपैथी को आपने लेना है तो पहले 4 साल, 5 साल, 8 साल मेहनत लगेगी। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। पेशेंट से, इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ पेशेंट से बात करना भी अपने आप में कला है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि होम्योपैथी हो चाहे एलोपैथी हो, डॉक्टर के पास 2 चीजें हमेशा चाहिए, एक साइंस और एक आर्ट। अब साइंस वाला पार्ट जो है वो तो किताबों से आप सीख सकते हैं, कॉलेज में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, सीख जाएंगे। लेकिन जो कला वाला पार्ट है ना,
कि पेशेंट से बात करने की जो कला है, जो आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग, मतलब इस वर्ड को हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस, एलोपैथिक प्रैक्टिस वर्ड यूज करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि जब बच्चे डिसीजन लें तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है जो मैंने बताया प्रैक्टिस, वो किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में की जाए, सीखा जाए। पहले अच्छे गुरु की तलाश की जाए, अच्छे गुरु के साथ बैठा जाए, सीखा जाए। जब आप अच्छा कुछ सीख जाएंगे आप इंडिपेंडेंटली बैठ के कहीं भी हैंडल कर सकते हैं जी। आपको किसी से कुछ सर जैसा आपने बताया अच्छा गुरु ढूंढो जी। क्या पता ये आज हमारा हो सकता है लोग कमेंट करें कि सर मैं कहाँ धक्के खा के ढूंढूंगा, क्यों ना आप ही मेरे गुरु बन जाइए। जी। तो आपको गुरु बनाने का क्या प्रोसेस होना चाहिए? कोई प्रोसेस नहीं है। जो आपका, जैसे जो बच्चे डायरेक्ट कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, हमारे जो नंबर्स हैं उसमें दिए हुए हैं, और हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज अलग अलग स्टूडेंट्स से पूरी इंडिया में तकरीबन अभी जो डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी के, वो 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे न्यू कमर डॉक्टर्स हैं। जब कभी कभी सेमिनार में इंटरनेशनली कहीं जाने का मौका मिलता है, अभी इसी साल में दुबई गए, अभी इसी साल में लंदन भी गए, अभी इसी साल में अमेरिका भी जाना है, तो जहां भी कहीं जाते हैं जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अंदर से चाव रहता है कि हाँ जी सर, आप ये वाला आपने केस बताया था फलाने सेमिनार में, उसमें दवाई जब निकाली थी तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया था। तो वो बच्चों के सीखने की अपनी उमंग और तरंग अंदर होनी चाहिए। टीचर तो कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। सो ट्रू। तो वो स्टूडेंट को तैयार होना है, टीचर तो कोई ना कहीं से भगवान भेज ही देगा। पहले आप अपना प्याला खाली करिए, जब आपका प्याला खाली होगा तो भरने के लिए तो भगवान किसी ना किसी को भेजेगा ही। सर जो भी आपने बात बोली थी ना, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, यही सेम स्टेटमेंट आज से मैं 5 से 6 साल पहले मैंने किसी अपने सेमिनार के अंदर दी थी। व्हेन आई वाज हेडिंग द अराउंड, मेरे सामने करीब करीब 500-600 लोग बैठे थे, मैं वहाँ पे सेल्स की ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं वहाँ पे सिखाया था कि जब एक स्टूडेंट तैयार होता है ना कि भाई मुझे कुछ करना है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसके सामने किसी न किसी को भेज देगा। तो वही वाली चीजें हैं। तो दैट मीन कहीं ना कहीं आपके और मेरे तार तब मिलते हैं कहीं। सो ट्रू सर। सर बेसिकली आज मैं आप एक चीज और पूछना चाहता हूँ, माइंडसेट पे हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन से एक ऐसा मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार रोहित, आप मतलब होम्योपैथी में तो आ चुके थे, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को हैंडल करना चालू कर दिया था आपने, कोई तो एक ऐसा मोमेंट होता है, कई बार लगता है कि नहीं यार मैं गलत रास्ते पे आ रहा हूँ, और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हाँ यार यही तो ढूंढ रहा था मैं, उस दिन रियलाइज हुआ कि नहीं यार आप सही रास्ते पे हूँ। तो मैं चाहता हूँ एक बार मोमेंट वो शेयर करेंगे जिस दिन आपको रियलाइज हुआ नहीं यार अब मुझे लग रहा है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। नहीं, मुझे राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बिकॉज मैंने जैसे बताया मैं अपने भाई की वजह से, बड़े भाई का ट्रीटमेंट हुआ होम्योपैथी से, और वो पूरी तरह से आज भी ठीक हैं। और कई बार एहसास होता है कि शायद भगवान ने, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि शायद भगवान का ये प्लान था। हर जगह पे गॉड प्लान जरूर मैटर करता है। डेस्टिनी आपको खींच के वहीं तक लेके जाती है जिस लोकेशन में, जिस जगह पे, आपकी जगह तक आपकी निश्चित है, आपने कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ाई करनी है, कहाँ आपने बाद में प्रैक्टिस करनी है। मैं कहाँ मुजफ्फरनगर, कहाँ मेरठ, कहाँ वृंदावन, और कहाँ हम चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इट हार्डली मैटर्स। और आज पेशेंट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं तो हमें खुद नहीं विश्वास होता कि एम्स्टर्डम, हम तो कभी गए ही नहीं नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड से पेशेंट हैं, या साउथ अफ्रीका जहाँ मैंने कभी विजिट ही नहीं किया वहां से हमारे पास पेशेंट हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते वहां से आज पेशेंट आ रहे हैं। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन। मैं हमेशा बोलता हूँ इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एक्शंस। करेक्ट। आपकी जो नियत है वो आपके कर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियत ही आपकी नियत ही डिसाइड करती है। नियत से ही नियति बनी है। सो ट्रू। यस, और ये भगवत गीता में ये बिल्कुल लिखा है। सर जैसा आपने बिल्कुल ठीक बात करी, जैसे मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी अगर बताऊं तो मैं भी छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जी। हम 4 भाई बहन थे, 2 सिस्टर 2 हम भाई। तो हम उसी गांव में और भी कई यार दोस्त रहते हैं और भी सेम कम्युनिटी के, हम लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मुझे नहीं पता ईश्वर ने क्या प्लान कर रखा था। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि माइंडसेट की बात हो रही है तो माइंडसेट की भी लोगों को पता लगना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या लिखा है बेसिकली। अब मेरे को वहाँ से एक गांव से उठा करके मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई लिखाई कराई मसूरी के अंदर। मैं 14 साल मसूरी के अंदर रहा। मुझे वहाँ पे अंग्रेजी का ई नहीं आता था वहाँ पे कि आई का मतलब यू होता है, मतलब आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होते हो। हमें इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती थी। गांव का बंदा निकल के अगर वहाँ जाता है, फिर हमने अंग्रेजी सीखी। अंग्रेजी आने के बाद फिर मैंने गारमेंट का कोर्स किया, फिर जॉब करी। जॉब के बाद फिर पता लगा भाई गाँव में ना रह के हम बाहर रहेंगे, हम फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। वहाँ के बाद फिर जॉब करते रहे। जॉब के बाद लगा नहीं यार मैं इस जॉब के लिए तो बना नहीं हो रोहित, कुछ नया करना है, क्या करना है वो क्लियर नहीं है। बट ईश्वर से लड़ते रहते थे कि यार ईश्वर यार तू क्या धक्के खिलवाने के लिए धरती पे भेजा है, यार कुछ नया करवा यार नया। तो ईश्वर ने क्या करा, कुछ हमको सेल्स के धंधे में डाल दिया कि भाई हम सेल्स करते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। फिर वहाँ पे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में फिर हमने क्या करा, हमने फिर थोड़ा लोगों को ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। ट्रेनिंग में मज़ा नहीं आया तो फिर अब हम क्या करें, फिर अब हम पॉडकास्टिंग में उतर गए। तो मतलब
पर्पस हमने अपने आप को कभी रोका नहीं, अपने आप को एक्सप्लोर करते चले गए। और आज की डेट में आज ऐसी कंडीशन है सर, बेसिकली माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं। आज बेसिकली अभी तक हम जो पॉडकास्ट कर चुके हैं, बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइक इंडोनेशिया से भी हमारे पास एक लेडी आई थी, और अभी 2-3 दिन बाद अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी कैंडिडेट मतलब क्लाइंट हमारे आ रहे हैं। वो रियल एस्टेट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रियल एस्टेट में क्या डिफरेंस है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी नीयत ठीक है ना सर, बिल्कुल कि कुछ करना है, तो ईश्वर आपकी नियति को आपके बियॉन्ड ऑफ द पार भी ले जाएगा। आपको नहीं पता, आपके घर परिवार में किसी ने आज से जन्म भी लिया होगा, आपको इन सबसे आगे खड़ा कर देगा। सही है। तो ये सब चीजें हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपकी जर्नी के जानने के बाद। सर मैं एक चीज और देखता हूँ कि कई बार जब आप डॉक्टर बन जाते हो, कई बार आपके सामने ऐसे भी केसेस आए होंगे कि आपके सामने कोई पेशेंट तड़प रहा है और आप मजबूर, आप उसकी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। ट्रीटमेंट तो आप कर रहे हो, लेकिन कुछ और ही मंजूर था ईश्वर को, और आपके सामने किसी कोई बंदा गुजर गया हो। ऐसे कोई केसेस देखे आपने? बहुत केसेस हैं। तो कैसे अपने आप को हैंडल करते हो, इमोशनली, या मतलब अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हो उस वक्त? नहीं, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग तो हमें रखना ही पड़ता है, बिकॉज पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो उस टाइम पे बड़ी हाइपर एक्साइटेबिलिटी वाली स्टेज होती है। उस टाइम पे पेशेंट्स को तो संभालना अलग बात होती है, पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं उनको संभालना बड़ा मुश्किल है जी। क्योंकि 2, 4, 6 लोग हमेशा साथ में आते हैं जब कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी जगह पे मैं भी हूँ, मैं हमेशा उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी उसी तरीके से बिहेव करता जैसा ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी और कंपैशन और कहीं ना कहीं एक माइंडसेट वैसा रखना पड़ता है, तब जाके हम उस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। नो डाउट, जिसके लिए जो बंदा इंपॉर्टेंट है, जिसके जितने इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, उतना फील भी तो होता है जी। बट इवन देन जहाँ जो नियति को मंजूर था उसको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बहुत मुश्किल होते हैं वो पल, उस तरह के पल जो हैं बड़े मुश्किल पल होते हैं। बट इवन देन बीइंग अ डॉक्टर हमें पेशेंट को कंसोल करना आना चाहिए। कोई डार्क फेस सर अभी तक आप शेयर करना चाहते हैं? आपकी लाइफ में कोई ऐसा डार्क फेस था? नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर डार्क फेस नहीं, कोई ऐसा क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा हूँ जी। तो मैं एक चीज हमेशा सभी को बोलता हूँ कि भैया जो निकल गया ना वो पास्ट है, जो होना है, जो आज है, जो हमारे पास है ना, वो केवल आज है। फ्यूचर जो है वो हम बेटर कर सकते हैं, वो आज के माध्यम से बदलेगा। अगर हम फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं तो पहले आज को बदलना पड़ेगा। बट सर कई लोग आज भी प्रॉब्लम को देख के कहते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ही क्यों? हाँ, बहुत लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, ऐसी कंडीशन में हम तो उसका ट्रीटमेंट ही करेंगे। हमने तो ट्रीटमेंट करना है और उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको भी समझाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप साइकोलॉजिकली डील करें और मेडिसिन कम दें तब भी ठीक हो जाते हैं। कोई ऐसा केस आया सर आपके पास? बहुत केसेस कि आपको पता है कि बंदा ठीक हो सकता है, लेकिन भाई अपनी मानसिकता की वजह से बीमार है, कि जानबूझकर उल्टा सोच रहा है। मानसिकता को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवाइयां हैं। अच्छा, अगर किसी को चोरी करने की बीमारी है, आपको लगता है कि इसको तो अंदर इसकी नेगेटिविटी तो है ही है, साथ में जैसे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास। अब ये आपने चलो अच्छा टॉपिक टच कर लिया, ऑटिज्म करके एक बीमारी शायद आपने सुनी होगी कि छोटे बच्चे जो हैं वो आजकल लेट बोलते हैं। अच्छा जी। या ADHD की बीमारी होती है जिसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। ऐसे ही कई बार बच्चे जो हैं वो हाइपर एक्टिव तो है ही हैं, साथ में वो खतरनाक भी हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो वो जो झूठ बोलने वाली बीमारी है बच्चों के अंदर से, उसको भी हम लोग दवाइयों से ठीक करते हैं। होम्योपैथी में वो पावर, जैसे प्रैक्टिकल है सर? ये प्रैक्टिकल है। ये हमने सुना, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, हमने उसके रिकॉर्ड और ADHD के जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे YouTube के चैनल से बहुत सारे पेशेंट्स के रिव्यूज भी हैं और डायरेक्ट पेशेंट के रिव्यूज हैं। पेशेंट के पेरेंट्स के रिव्यूज हैं कि हमारा बच्चा पहले ऐसा था और अब चेंज हो गया। तो जैसा सर ने बताया कि सर के पास प्रैक्टिकल प्रूफ भी है बेसिकली कि ऐसे केसेस भी सर ने हैंडल करें। तो सर का यूट्यूब चैनल भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालेंगे, आप सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलिएगा, सो दैट कि ऐसी पावरफुल और जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। सर लास्ट क्वेश्चन, लोग कहते हैं कि सर ऑनेस्टी से ना पैसा नहीं बना पाता आदमी जी, आप कितने सहमत है इस बात से? देखिए, ऑनेस्टी और पैसा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री टर्मिनोलॉजी है। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन आएगा जी, आपको तुरंत पैसा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं और कंसिस्टेंट हैं और अपने मोटिव को लेकर के आपने किसी चीजों को टाला नहीं है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप परसिवरेंस को फॉलो कर रहे हैं कि मैं लगातार कर रहा हूँ। जो भी काम करेंगे आप परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली, उसमें रिजल्ट आपको मिलते हैं। और पैसा, जैसा मैंने शुरू में कहा था, पैसा सेकेंडरी रह जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पे आपको वो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन ज्यादा प्यारी हो जाती है। जी सर, अभी तक की आपकी पूरी जर्नी के साथ साथ हमको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि ये पावर, पैसा और ये बेसिकली डेडिकेशंस, ये जो फेम, नेम है, ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है बेसिकली। अगर आप अपने कर्म करते चलते हैं और आप अपने डेडिकेशन के साथ जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, अगर वो आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो,
तो दैट मीन कहीं ना कहीं आप पूजा ही कर रहे हो। जैसा आपने अभी, हम थोड़ी देर पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, सर आपकी क्लिनिक में क्या जोत बत्ती वगैरह होती है, पूजा पाठ होती है? तो सर ने बोला बहुत खूबसूरत तरीके से कि भाई मेरे लिए तो पूजा, मेरे मतलब जो पेशेंट है ना उसको ठीक करना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और अक्सर कई बार पेशेंट आके पूछते भी, सर हमने आपके यहाँ पर कहीं पूजा होती तो देखी नहीं, किसी देवी की फोटो तो देखी नहीं है। तो सर का भी कहना बड़ा वही है कि मेरे लिए तो देवी देवता ही आप लोग हैं, आप ठीक हैं तो मेरा मतलब ईश्वर भी ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर इतना कुछ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक हमने इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर हमने 3 सेगमेंट्स को हमने क्रॉस किया है। पहले हमने सर की जर्नी जानी है, सर कैसे काम करते हैं, और तीसरा सर के बेसिकली जो माइंडसेट है सक्सेस का, ये कैसा माइंडसेट होता है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्शनेबल टिप्स के बारे में कि अब एक्शन लेने का समय है। आज हमारे इस पॉडकास्ट को देखने वाला हो सकता है कोई फ्रेशर हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल ही हो, कहीं ना कहीं अपने करियर के अंदर वो स्टक है बेसिकली, या फिर हो सकता है कोई अपना करियर स्टार्ट करने वाला लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है। तो आप सभी के लिए बेसिकली कुछ हम क्वेश्चन सर के साथ हम करेंगे। सर अगर मैं सपोज मैं पूछना चाहूँ, अगर कोई बंदा किसी के पास, डॉक्टर के पास आ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो आप एक ऐसे डॉक्टर बन के बैठे हो, सपोज आपको लग रहा है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप जिस क्लिनिक में बैठे हो वो आपको अलाउ नहीं कर रहे फ्री में ट्रीटमेंट देने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को जहां आपको फ्री ट्रीटमेंट देना अलाउड है आप वहां पे बुला सकते हैं, और नहीं कर सकते तो आपका, जैसा मैंने बताया, इंटेंशन होना चाहिए। अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे बुला के उसको दवाई दे सकते हैं, है ना? सर कोई डेली 3 प्रोडक्टिव एक्शंस आप बता सकते हैं जो आपको इतना एक्टिव रखता है थ्रू आउट द डे? हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ, जी। सभी लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपने एक्टिव रहना है तो एक ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सब लोगों का भला सोचना है। अच्छा। लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी जब तक दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा यानी दूसरे की पीड़ा को देख करके अगर हमारा हृदय द्रवित नहीं हो रहा है तो यानी हम अभी भी इंसान होने के काबिल नहीं है। आज आप अपने आसपास में देखिए कि क्या लोग इस तरह के हैं। आज लोग एक दूसरे के दुख को समझ नहीं रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो मिल बर्तन यानी मिलजुल कर रहना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो भावना है वो धीरे धीरे खत्म हो गई है, परिवारों में से भी खत्म हो गई। सोशल बॉन्डिंग तो बाद की बात है, अभी तो फैमिली बॉन्डिंग खत्म हो रही है। और ये खत्म किसने की है? इसने की है। सबसे बड़ा रोल इसका है, मोबाइल का, टीवी का, डिजिटल जो बच्चे आजकल गैजेट्स यूज करने लगे हैं, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से सभी लोग इसी में लगे हैं। कोई कैरम बोर्ड नहीं खेलता, कोई अपने घर में लूडो नहीं खेलता। जो मैं इंडोर गेम्स की बात करता हूं, जब इंडोर गेम्स बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली डिजीज कम हो जाएंगी। जो वो एक मूवी आई थी ना, मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो जादू की जप्पी एक बताया ना वर्ड, वो एक्चुअल में वो वर्क करती है। बट वो वर्क उन्हीं लोगों के लिए करेगी जिनके इंटेंशन भी वैसे होंगे। मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोगों के साथ अगर आप जप्पी डालोगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ेगा, सही बात है। तो आज जो है एफेक्टेशन का टाइम है, फॉल्स बिहेवियर का टाइम है। आजकल ऊपर से लोग कुछ और दिखते हैं, अंदर से एक्चुअल में कुछ और होते हैं। जैसे अब हम लोग दिल्ली NCR में बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ जैसे चंडीगढ़ में हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं दिखावा, उसके लिए वर्ड यूज होता है फुकरापंथी। तो पंजाबी से कहते भाई फुकरापंथी जड़ी है ना, वो नुकसान करेगी आपको लॉन्ग टर्म में। तो कहीं ना कहीं आप आर्टिफिशियल जो दिखावा है उससे बचें, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हेल्थ आपके पास आने लगेगी। बहुत सारी फैमिलीज मैंने देखी हैं, जैसे अगर आप अंदर से और बाहर से एक जैसे हैं, अंदर और बाहर के शीशे को एक जैसा रखना बहुत मुश्किल है। सही बात है। आपके पास पॉजिटिविटी, आपके पास पैशन, लोग बोलते हैं कहते डॉक्टर साहब ऐसा मतलब तुहानू कोई टेंशन ही नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं होती। मैंने कहा क्यों नहीं होती, डेली हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी माँ बाप हैं, वो भी बीमार होते हैं। हो सकता है मेरी माँ को रात को बुखार हो, उसके बावजूद भी, बट बीइंग अ डॉक्टर हम अपना दुख पेशेंट को नहीं बता सकते। सही बात है। हम तो सुनने के लिए बैठे हैं ना, तो हमने अटेंटिव मोड में रहना है और बड़े खुश माइंडसेट से। कई बार ऐसी भी हालात हुई हैं कि हम फैमिली में किसी की डेथ हो गई, सपोज मामा थे उनकी डेथ हो गई या ताऊ थे उनकी डेथ हो गई, उसके बावजूद भी हमने शाम को क्लिनिक लगाया, संस्कार करके आए, 1 घंटे बाद भी हमने उसी लेवल से पेशेंट देखे। लेकिन बिकॉज पेशेंट की उसमें गलती नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ पेशेंट का कोई मिस्टेक नहीं है, बिकॉज पेशेंट तो यही चाह रहा है ना कि मैं ठीक हो जाऊं। ठीक बात है। तो हमारा भी माइंडसेट वैसा ही रहता है। इस चीज में थोड़ा सा मैं बड़ा प्रोफेशनल हूँ। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो एक दिन भी क्लिनिक बंद नहीं करते, इसीलिए नहीं बंद करते हैं बिकॉज पेशेंट को अगर टाइम दिया था कि 1 हफ्ते बाद आके दवाई ले लेना, तो वो तो 1 हफ्ते बाद आएगा ना, आएगा। तो उसको वो वेट ना करना पड़े या उसको परेशानी ना हो। हम इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक काम किया जाए। जी सर, एनी 3 गोल्डन रूल फॉर एवरी इंडियंस? ऐसे कोई 3 रूल की रोहित भाई मैं चाहता हूँ कि 3 रूल तो हर इंडियन फॉलो कर ले आज से। अच्छे ड्रीम्स देखिए, पॉजिटिविटी के साथ ड्रीम्स देखिए, प्लस
अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें कीजिए। यानी आपका जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छा होना चाहिए, जो वर्बलाइजेशन है यानी जो आपकी बातचीत है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उस बातचीत में आपके इंटेंशंस पता लगने चाहिए। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है बड़े ड्रीम्स देखना। ड्रीम्स आज लोग बड़े देख रहे हैं बट उसको वर्बलाइज नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। प्लस उसके साथ इंटेंशंस नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग है आज की जो सो कॉल्ड जेन जी है, मैं उनसे जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि हम लोग आगे तो सभी लोग बढ़ना चाहते हैं, फास्ट मनी सबको चाहिए, लेकिन इंटेंशंस कहां से लाएंगे? सो ट्रू। तो सभी चीजों के बीच में जो 3 काम है करने वाले, अच्छा विजुअलाइज करें, अच्छा वर्बलाइज करें, विद गुड इंटेंशन करें। तो ये 3 काम आप कर लें, आपकी फैमिली में आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे और आपकी फैमिली में हर तरह की खुशियां जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। जी सर, आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में ना हर आदमी को सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस कहती है भाई मैं चलूंगी अपनी बहन के साथ, वो है स्ट्रेस, राइट। और स्ट्रेस कहती है मैं चलूंगी अपनी चाचा की लड़की के साथ, वो है एंग्जाइटी। तो सक्सेस के पीछे स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस जब मिलेगा तो एंग्जाइटी भी आएगी। तो बीइंग एन डॉक्टर आज मैं जानना चाहता हूँ सर, जैसे आप डॉक्टर हैं, तो बीइंग एन डॉक्टर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सक्सेस भी मिले और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करें सक्सेस के लिए? जब आप देखिए, सक्सेस वर्ड का जो एंग्जाइटी और ये जो स्ट्रेस वर्ड है इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है जी। चाहे आप एप्पल कंपनी के जो ओनर हैं स्टीव जॉब्स, उनकी बुक आप पढ़ के देखिए, उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में कितनी मेहनत की। आज हर बंदे के हाथ में एप्पल का फोन है, पूरी दुनिया में एप्पल का फोन बिकता है। और आप हैरान हो जाएंगे शायद ये सुन के और समझ के भी, जब मैंने वो बुक पढ़ी उनकी, तो उसमें उनकी व्यथा लिखी हुई थी। अच्छा। कि मैंने कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया और बिजनेस ग्रो करने की वजह से मैंने अपनी फैमिली को खो दिया। यानी वो सक्सेस, मैं ऐसा समझता हूं कि वो आदमी तो खाली हाथ ही चला गया ना, खाली चला गया। एक्चुअल में हमें लग रहा है एप्पल कंपनी या स्टीव जॉब्स, लेकिन जब आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तब आपको जाके मालूम पड़ता है फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स तीनों चले गए, छूट गए पीछे, और आपके पास सक्सेस रह गई और पैसा रह गया। हेलीकॉप्टर खड़ा है बट आप उसमें चढ़ नहीं सकते, आप बेड पर हैं, तो हेलीकॉप्टर का क्या करेंगे? ठीक बात है। तो जितना आपको मिल रहा है अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करना सीखिए। मेरा एक स्पेशल मैसेज यही है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो भावना है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। परिवार में सुख शांति तभी आएगी जब परिवार में एक दूसरे को मिलके रहने की आदत पड़ेगी। भाई भाई एक साथ रहना शुरू करेंगे, वापस ज्वाइंट फैमिलीज का कल्चर आएगा, तभी इंडिया में तरक्की वापस आएगी, एक्चुअल तरक्की। बट आज के डेट में तो सर भाई दूसरे भाई को काटना चाह रहा है, इसीलिए दिक्कत है। तो मनी विद गुड हेल्थ इज अ गुड मनी। सो ट्रू। मनी विद बैड हेल्थ इज बैड मनी। लोग कहते काला पैसा, सफेद पैसा, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं जो पैसा आपको सुख दे सकता है, पीस ऑफ माइंड दे सकता है, वही पैसा अच्छा है। सर अगर कोई लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनको लग रहा है कि भाई मैं भी डॉक्टर बनूंगा, पापा मुझे भी डॉक्टर में एडमिशन कराओ, तो डॉक्टर बनने से पहले कोई एक एडवाइस देना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को? हाँ, सबसे पहले अपनी तैयारी कर लें कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, 8-10 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस टाइम पे लोग पीवीआर में कहीं मूवी की टिकट बुक करा रहे होंगे, आपको अपने लिए क्लासेस बुक करनी पड़ेंगी और पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स, जितने आप टाइमली क्लियर करेंगे उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। यानी जिंदगी के 10 से 15 साल जो सो कॉल्ड लोगों के लिए मस्ती वाले साल होते हैं, कि ये वाला टाइम 20 से 35 साल की जो जिंदगी है हमने केवल मस्ती करनी है, इस 20 से 35 साल की जिंदगी डॉक्टर की केवल किताबों में निकल जाती है। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आज सब आपसे छिन जाए, जीरो पे आ गए, कैसे अपनी लाइफ को दोबारा स्टेबल करोगे आप? हमारे साथ 3 बार ऐसा हो चुका है ऑलरेडी लाइफ में, जब हमारे पास से सब कुछ छिन गया और सब कुछ जीरो हो गया जी। इनफैक्ट एक बार तो मैंने माइनस से भी स्टार्ट किया। अच्छा। और माइनस भी कितना मैं आपको यहाँ पे फिगर नहीं बता सकता हूँ, बट इट्स अ ह्यूज फिगर। ओके। इवन देन स्टैंड, खड़े होना, लाइफ में गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, खड़े होना ही इंपॉर्टेंट, वो मैटर करता है। और फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। जितनी बार आप असफल हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी बार आपने खड़े होकर दोबारा कोशिश की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ट्रू। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट केवल और केवल पॉडकास्ट नहीं था, कि आई ओपनिंग, एक बेसिकली एक मास्टर क्लास थी पूरी की पूरी, कि जहाँ पे हमने एक इंसान की जर्नी देखी कि कैसे वो डॉक्टर बनने की जो भावनाएं उनके अंदर पैदा ना हुई, केवल उनके बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा और सपने के साथ साथ उस सपने को हकीकत में बदल के दिखाया। कैसे वो लोगों की लाइफ के साथ साथ लोगों के ट्रस्ट को भी हील कर पा रहे हैं और उसी के साथ साथ कैसे वो खतरनाक लेवल का माइंडसेट डेवलप कर पाए। और उसी के साथ साथ हमारे सभी यूथ के लिए, मेरे सभी व्यूअर्स को क्या एक्शनेबल टिप्स होने चाहिए बेसिकली अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, वो भी उन्होंने शेयर किया। जैसे कि हमने डॉक्टर विकास सिंघल जी की जुबानी हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे वो लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए लोगों की। तो जब अगर एक आदमी इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है, विदेशों से उनको कॉल आउट आ सकती है कि भाई साहब आप इधर आकर के हमारे लोगों को समझाइए कि आप कैसे कर पाए,
जो इलाज बेसिकली अंग्रेज अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनका इलाज इंडियन से लोगों को बुलाते हैं। जैसे कि डॉक्टर विकास जी की हमने कहानी समझी कि विदेशों से भी इनको कॉल आती है कि सर एक बार हमारे यहाँ पे आइए, सेमिनार कीजिए, हमारे यहाँ के स्टूडेंट को सिखाइए कि इस ऐसे केसेस को आपने कैसे हैंडल किया। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और वंडरफुल अचीवमेंट बेसिकली वी कैन से। ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा ही भारतीय का एक आदमी देश से निकलकर विदेश जाकर के वहां पे लोगों को कैसे एजुकेट करता है। और अगर सोच के देखें, अगर ऐसे ही विकास सर जैसे हजारों आदमी और भारत के अंदर पैदा हो जाए तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे भारत को विश्व गुरु बनने से फिर दोबारा से कोई रोक सकता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अभी तक अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ एक नए पॉडकास्ट पे, नए गेस्ट के साथ, नए जर्नी के साथ। और आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे कमाल की बात क्या लगी विकास सर की स्टोरी से सुनने के बाद और उनकी जर्नी को देखने के बाद हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे फिर भी कोई ऐसे सवाल रह गए हैं जो अभी हमने इस पॉडकास्ट के अंदर कवर नहीं करे, तो आई मस्ट से कि आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम दोबारा प्रयास करेंगे सर के साथ, एक बार दोबारा अनदर पॉडकास्ट हम करेंगे, सर के साथ आएंगे दोबारा और नई पॉडकास्ट पे नए सवालों के साथ इस बार आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आई ऑलवेज सेज दैट शेयरिंग इज केयरिंग। जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे शायद उनका भी भला उतना ही जल्दी हो पाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।